बहुत बड़ी खबर के साथ शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली। आदित्य नेगी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। चुनाव में 1 लाख तक सभी प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, शिमला नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन की तारीख 13, 17 और 18 अप्रैल रखी गई है। 2 मई को मतदान होना है, 4 को नतीजे आने हैं और उससे पहले जिला निर्वाचन आयोग ने यह अहम बैठक ली। राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हुए। तमाम दिशा निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता को भी लागू करने को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। जिला निर्वाचन आयुक्त आदित्य नेगी ने ये तमाम जानकारियां साझा की, जहां ये कहा गया कि शिमला नगर निगम चुनाव में सभी प्रत्याशी 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं और बहुत जल्द शिमला शहर की सरकार का चुनाव होना है, जिसको लेकर यह अहम बैठक रखी गई थी। वहीं नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी बना दी है, जिसमें पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी का गठन किया है। सीएम ने मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान मीडिया कमेटी के अध्यक्ष बनाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने इलेक्शन कंट्रोल रूम भी तैयार किया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज यशवंत ठाटटा बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर ये सभी नियुक्तियां हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने की हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सीएम सुक्खू की देखरेख में कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार का यह पहला इम्तिहान होने वाला है और इसीलिए सरकार किसी भी मोर्चे पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव में बड़ी जीत का दावा भी किया है। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। हिमाचल बीजेपी ने भी एक बैठक बुलाई है। बोर्ड वाइज रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। चुनाव के लिए बीजेपी भी तैयारियां कर रही है, जहां एक तरफ सोशल मीडिया और मीडिया प्रभारी की नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी में हो रही हैं, वहीं भाजपा भी बोर्ड वाइज रणनीति बनाने को लेकर एक अहम बैठक करेगी और शिमला नगर निगम के 34 वार्डों में किस तरीके से किस रणनीति के साथ उतरना है, ये रणनीति बनाई जाएगी भाजपा की इस अहम बैठक में। तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, शिमला नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, राज्य निर्वाचन आयोग बैठक कर चुका है और अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। कांग्रेस एक तरफ बैठकें कर रही है, मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है, वहीं भाजपा की आज एक अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां आप जुटा पाए हैं राजेंद्र? जैस्मिन, पिछले कल हमने देखा कि डीसी आदित्य नेगी ने सर्वदलीय बैठक की। दोनों दलों के जो प्रतिनिधि थे उनको नियमों के बारे में बताया और जो खर्च चुनावों में किया जा सकता था उसके बारे में भी जिक्र किया। 1 लाख की लिमिट इस बार रखी गई है प्रत्येक वार्ड में जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनके लिए, और तमाम जो नियम कानून थे उनके बारे में भी दोनों राजनीतिक दलों और इसके अलावा कोई और भी अगर इच्छुक थे तो उन सब तमाम लोगों के साथ बैठक करके ये सारे नियमों की जानकारी दी। और हम कह सकते हैं कि अब औपचारिक रूप से जो बिगुल है नगर निगम शिमला का वो बच चुका है और तैयारियां सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि जो चुनाव है वो चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाएगा। इस बार प्रत्येक जो उम्मीदवार है उसके लिए अलग से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, लेकिन फिर भी जो तैयारियां हैं वो क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारते हैं, अब बाकायदा लिस्ट जारी की जाती है दोनों की तरफ से, तो वही इस बार भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने इसको लेकर अपनी कमर भी कस ली है और तैयारियां भी शुरू कर दी है। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा की तरफ से पहले ही लिस्ट जारी कर दी गई थी। तमाम विधायकों और प्रत्याशियों को वार्ड वाइज लगाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा की रणनीति है वो वार्ड वाइज चल रही है। प्रत्येक वार्ड में प्रभारी बनाए गए हैं और ये प्रभारी या तो विधायक हैं या तो फिर पूर्व प्रत्याशी हैं और अधिकांश जो लोग हैं वो शिमला जिला से ताल्लुक रखने वालों को अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो पार्टी में बड़े पदों पर है उनको भी बड़ी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। पिछले कल भी हमने बैठक देखी, उससे पहले
भी हमने बैठक देखी और अब आज भी बैठक होने जा रही है। हालांकि बहुत से विधायक इच्छा रख रहे थे कि विधानसभा का लंबा सत्र चला है, इसके बाद घर जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से बैठकें तय की गई हैं, अधिकांश विधायकों को भाजपा की तरफ से शिमला में ही रोक दिया गया है। वहीं अगर इसके अलावा कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी आज पिछले कल लिस्ट जारी की गई और 2 कमेटियां बनाई गई। एक मीडिया के लिए जो सोशल मीडिया भी हैंडल करेगी और जिसको मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान हेड कर रहे हैं, वो इसके इंचार्ज होंगे। वहीं जो दूसरी कंट्रोल रूम की जो तमाम सुविधाएं और तमाम व्यवस्था की निगरानी रखेंगी, उसके इंचार्ज यशवंत छास्टा को बनाया गया है, जो शिमला शहर से पहले एमएलए के लिए काफ़ी प्रत्याशी भी थे, और उनका नाम भी लंबे समय तक डिस्कस हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। और उसके अलावा कोई इंचार्ज सौरभ चौहान को बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी पूरी रणनीति तैयार की गई है। तमाम विधायकों को जो शिमला संसदीय क्षेत्र के हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और चाहे रोहित ठाकुर, बिल्कुल राजेंद्र, ये तो बात होगी जिम्मेदारियों की कि दोनों ही पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। बैठकें पहले से की जा रही हैं और कुछ बैठकें आगे आने वाले समय में भी होंगी। लेकिन राजेंद्र, अगर मुद्दों की बात की जाए तो सीएम सुखू ये कह चुके हैं कि इस बार शिमला नगर निगम का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस के पास कई ऐसे मुद्दे हैं गिनाने के लिए, लेकिन भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के बीच जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के पास एडवांटेज ये है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, शिमला में मेजॉरिटी में कांग्रेस के ही विधायक हैं। राजेंद्र, जैस्मिन 86,000 के करीब मतदाता इस बार मतदान करेंगे और इनमें अधिकांश पुरुष हैं, इसके अलावा महिलाएं हैं। 86,650 पूरे मतदाता हैं और 45,000 के करीब पुरुष हैं, 41,000 के करीब महिलाएं, और जो सबसे बड़ा वार्ड है वो संजौली चौक है। तो और अगर शिमला की हम नगर निगम क्षेत्र की बात करें, पूरे ज़िला शिमला में भाजपा की सिर्फ एक सीट है चौपाल, जहां से विधायक भाजपा की जीत कर आए हैं। बाकी सभी जो सीटें हैं वहां पे कांग्रेस के विधायक है। इसके अलावा जो शिमला नगर निगम के साथ लगते क्षेत्र है, चाहे वो सोलन का है, अर्की क्षेत्र है, वहां से भी कांग्रेस के विधायक है। तो तमाम जो एरिया हैं वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन ड्यूटी भी कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है, क्योंकि पिछले कल हमने देखा एक लंबी रणनीति, पिछले कल भी और परसों भी एक बड़ी रणनीति हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधानसभा में ये बैठक हुई, जिसमें स्थानीय विधायक हरीश जनार्था मौजूद थे। इसके अलावा शिमला जिला के सभी मंत्री मौजूद थे, शिमला जिला के विधायक मौजूद थे, संजय की से आते हैं विधायक, वो भी मौजूद थे और लंबी रणनीति हुई, लंबी चर्चा हुई। विधानसभा सत्र के बाद करीब हम कह सकते हैं 1 घंटे तक ये डिस्कस विधानसभा में भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद एक विस्तृत रणनीति उन्होंने भी तैयार की और एज जरूर कांग्रेस को है, क्योंकि अभी लगभग 100 दिन का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हुआ है। एक पूरा टेन्योर कांग्रेस का बचता है। लोग क्योंकि काम लोगों को स्थानीय काम करवाने होते हैं, ऐसे में सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उस नज़रिए से भी कांग्रेस को एज रहता है। इसके अलावा स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं, उस नज़रिए से भी कांग्रेस को एज है। और क्योंकि गढ़ जिला माना जाता है कांग्रेस का, जिस प्रकार से इस बार भी सीटें आई तो वो भी कांग्रेस को एज है। लेकिन पिछली बार जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आए थे, काउंसिलर जीत के आए थे, मेयर भाजपा की थी और लंबे समय बहुत पहली बार हम कह सकते हैं ये स्पष्ट रूप से आया कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और मेयर भाजपा की आई। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला इस बार नगर निगम शिमला में देखने को मिलेगा। रोस्टर को लेकर भाजपा ने आपत्तियां जताई हैं, रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर हाई कोर्ट तक मामला भी पहुंचा है। पिछले दिनों में हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई और हाई कोर्ट ने रिजर्व फैसला रखा है, तो एक एंगल वो भी है। उस तरफ से भी हमें होगा कि अब हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या जिस प्रकार से चुनावों की प्रक्रिया जारी है वो पूरी होती है या फिर हाई कोर्ट कोई निर्णय बीच में देता है। तो दिलचस्प इस बार का नगर निगम रहने वाला है। चुनाव हालांकि विधानसभा चुनावों से पहले शेड्यूल्ड थे, लेकिन जिस प्रकार से पुनर्सीमांकन हुआ और कुछ लोग, कुछ प्रत्याशी हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, चुनाव टल गए और अब दोबारा से चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, एक लंबी खींचातान के बाद शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ये चुनाव कितना दिलचस्प होगा, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा ये तब पता चलेगा। 4 मई को पिटारा खुलेगा और शिमला में किसकी सरकार बनेगी निगम में, ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।
और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पालमपुर से आपको खबर देंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। States, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद खबर कांगड़ा के पालमपुर से, जहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। वार्ड नंबर 2 में उपचुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगाई गई है। 2 मई को पालमपुर में उपचुनाव होना है। 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। पालमपुर के सभी 15 वार्डों में चुनावी आचार संहिता लगाई गई है। न्यायिक प्रक्रिया में कांग्रेस प्रत्याशी राधा सूद को क्लीन चिट मिली है। यही वजह है कि दोबारा वहां पर उपचुनाव हो रहा है। पालमपुर में 15 वार्ड हैं और इन 15 वार्डों में उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। 2 मई को पालमपुर के इस वार्ड में उपचुनाव होना है। 4 मई को नतीजे आएंगे। तब तक के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता पालमपुर में भी लागू रहेगी। तो शिमला शहर के साथ साथ पालमपुर के वार्ड नंबर 2 में भी उपचुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पद्मश्री से सम्मानित मंडी निवासी किसान नेकराम शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा कि पद्मश्री नेकराम शर्मा से अपने आवास पर भेंट कर उन्हें बधाई दी। जैविक खेती में पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए आपके सम्मानित होने पर देवभूमि हिमाचल गौरवान्वित है। तो जेपी नड्डा ने किसान नेकराम से मुलाकात की और उसी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल, अपने ट्विटर पर उन्होंने शेयर की। बात कोरोना महामारी की करेंगे, जहां हिमाचल में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 368 पॉजिटिव मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 16 से अब 19 हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 1500 से ज्यादा बढ़कर 1950 के आसपास पहुंच गई है। इसमें अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 138 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। 368 नए मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। भाजपा में सैंपलिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। उसमें से 138 लोग इस बीमारी के बाद ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केसेस का आंकड़ा 2000 के आसपास हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। हाल ही में सभी स्कूलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल इस पर सख्ती जताते हुए कह चुके हैं कि अगर कोरोना संक्रमण ना रुका तो बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में मास्क को अनिवार्य कर दिया जाएगा। सीएम सुक्खू भी कड़ी नजर इस पूरे मामले पर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कोरोना की संख्या 2000 के पास पहुंच चुकी है। सिरमौर की अगर बात करें तो कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए मामलों के सामने आने के बाद अब सिरमौर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन ने लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो हिमाचल कोरोना संक्रमण के मामले में पायदान पर काफी आगे पहुंच गया है। एक्टिव केसेस की संख्या 2000 के पास है। सिरमौर में एक्टिव केसेस 90 तक पहुंच गए हैं। पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर रहा है। कोविड के मामले हाल ही में थोड़े से बढ़े हैं और मामलों के बढ़ते ही हमने सैंपलिंग की गति तेज कर दी है। इस समय सिरमौर जिला में लगभग 90 एक्टिव केसेस हैं एज ऑन टुडे। 3 लोग इसमें से अस्पताल में दाखिल हैं, बाकी 87 होम आइसोलेशन में हैं और सभी मरीज ठीक हालत में हैं। टेस्टिंग की सुविधा हमने CHO लेवल तक, सब सेंटर लेवल तक प्रदान की है और हमने आदेश दिए हैं अपने हर इंस्टीट्यूशन को जहां भी इंडोर फैसिलिटी है कि कुछ बेड्स रखें अगर आवश्यकता पड़ती है तो, क्योंकि हमारा बहुत दूर दराज का क्षेत्र है। कैपिटल धर्मशाला से जहां लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। इस बार ये कुछ अलग और खास भी होने वाला है। 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस दौरान साहित्य कला क्षेत्र के दिग्गजों के साथ नवोदित और प्रतिभाशाली लेखक, कलाकार, कवि भी शामिल होंगे। साथ ही इसमें थिएटर, प्ले और कवि सम्मेलन का आयोजन भी होना है। तो आपको बता दें, धर्मशाला में लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है, जहां कला और संस्कृति जगत से लोग इसमें हिस्सा लेंगे। साहित्य जगत से जुड़े लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। वहीं हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है। बजट सत्र के दौरान 75 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सदन की उत्पादकता 93.75% रही। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान नियम 62 के तहत 5 मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि सत्र में नियम 130 के तहत 7 मुद्दों पर चर्चा की गई और बजट सत्र के दौरान 8 भी पारित हुए। विधानसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है, जिस पर स्पीकर ने सत्र के सफल आयोजन के लिए सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष का आभार भी व्यक्त किया। अन्य सदस्यों का सहयोग तकरीबन मुझे मिला है। कभी कभी कुछ किसान ऐसे हो जाते हैं जहां व्यवस्था के लिए, व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, वो भी लिए गए हैं, लेकिन बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो लिए गए हैं और जो है आज अभी जो है इसका समापन हुआ है। अब नेता जो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता ने उसके बाद मैंने भी अपनी बात की है। मुझे अच्छा लगा और दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के। और मैं सभी पक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। हम दिन रात मेहनत हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी योजनाएं बना रहे हैं। बागबानों की स्थिति कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से आज हमने ये
सुधार किया है। तो हमने पहले ही कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद हुई लास्ट क्वार्टर की, उसका कारण ये नहीं है क्या मैं नहीं देना चाहता, मैं भी तो विधायक रहना चाहता हूं, क्यों बंद हुई? इन्होंने ऐसी अव्यवस्था फैलाई है जिसके कारण हमको ये देखना पड़ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है, सभी मंत्रिमंडल और सभी हमारे विधायकों की भी और हम प्रदेश की जनता की, कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक पर 93,000 रुपए का 92,838 रुपए का कर्ज है प्रत्येक हिमाचली पर। 6,000 करोड़ रुपया हमको लेना है कर्ज के रूप पर। हम कर्ज के सारे कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और सोलन से आपको खबर देंगे, जहां हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय स्थित ब्रूरी मंदिर में बजरंग बली के जन्मोत्सव को लेकर अखंड रामायण पाठ और यज्ञ भी किया गया। मंदिर के महंत प्रकाश गिरी ने बताया कि पिछले 4 साल से इसी तरह हनुमान जी के जन्मोत्सव पर यहां पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हरे कृष्ण सेवा समिति ने ऊना शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसके साथ ही ऊना शहर में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान शहर में श्रद्धालुओं ने जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। श्रद्धालुओं की तरफ से भंडारों का भी आयोजन किया गया था। ये शोभा यात्रा जो है वो बाबा बिद्दी के किले से शुरू करके मेन बाजार से होते हुए रोटरी चौक से मेन जीटी रोड पे मोड़ ली जाएगी और पेट्रोल पंप से होते हुए अरविंद मार्ग से होते हुए एसडी स्कूल में जो है ये शोभा यात्रा की समाप्ति होगी। वहाँ पे लंगर का आयोजन किया जाएगा और कुछ विचार भी रखेंगे हमारे संत समाज के लोग जो है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी की जो महत्व है उसको लोग समझें और जगन्नाथ जी का भी ये साथ में निकाल रहे हैं कि जगन्नाथ जी के बिगड़े आए हैं, जिसके शिल्प मंगाए गए हैं और इसके बारे के लोगों को श्री कृष्ण श्री सनातन के बारे में। सोलन में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सुबह से ही सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सोलन के माल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।